तो एनिमे की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि लॉस्टवुड नाम के जंगल में एक बंदा अपना महल बनाकर वहाँ रह रहा है। ये एक ऐसा सॉर्सरर है जिससे लोग नफरत करते हैं और काफी ज्यादा डरते भी हैं। और इस बंदे का नाम है सागन। और इस समय सागन काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में है। उसके सामने एक एल्फ है जो कि एक गुलाम है और वो उससे पूछती है कि वो उसे किस तरह मारने वाला है। और ये बात सुन के सागन काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है आखिर इससे किसने कहा कि मैं इसे मारने वाला हूँ। और सागन अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि जिस लड़की को तुम सबसे ज्यादा पसंद करो उससे आखिर बात कैसे करते हैं। मतलब कि सागन इस एल्फ को पसंद करता है पर लेकिन ये लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा है मेरी तरह। और सागन अपने मन में सोचता है कि ये सब वहाँ से शुरू हुआ था। और हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ था। पर लेकिन वो लड़की तभी उस सिपाही को थप्पड़ मार देती है जिससे उस बंदे के चेहरे की चमड़ी निकल जाती है और उसका भयानक चेहरा सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है आखिर तुम कौन हो। पर लेकिन वो सिपाही एक चाकू निकाल लेता है और उस लड़की के कपड़ों को काट देता है और कहता है तुमने इस चीज की उम्मीद नहीं की होगी। और वो बंदा कहता है कि सभी जिंदा वर्जन्स का चेहरा बहुत ही ज्यादा उत्पीड़क होता है। और उसकी ये सब बातें सुनकर उस लड़की को पता चल जाता है कि ये बंदा एक सॉर्सरर है और वो लड़की मदद के लिए चिल्लाने लगती है। पर लेकिन वो बंदा कहता है कि तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं तुम्हारा शरीर पाकर उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। पर लेकिन तभी उसके पीछे से एक बंदा आता है और उसका सर पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम किसी दूसरे की जगह पर कैसे घुस सकते हो। मैं अपने महल में सोने की कोशिश कर रहा हूँ पर लेकिन इस लड़की के चिल्लाने से मेरी आंख खुल गई। और ये सुनकर वो दूसरा बंदा कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक सॉर्सरर हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं अपने रिसर्च को तुम्हारे साथ बांट सकता हूँ। जिस पर जागन कहता है कि मुझे ऐसी सॉर्सरी के बारे में नहीं जानना जिसके अंदर किसी की जान ली जाए। और वो उस बंदे का सर फोड़ देता है और कुछ खून के छींटे उस लड़की के चेहरे के ऊपर भी जाते हैं जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। पर लेकिन उस लड़की की हालत को देखने के बाद जागन कहता है कि जागने के बाद ये लड़की काफी ज्यादा डरने वाली है पर लेकिन मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। और जागन अपने एक स्पेल का यूज करता है जिसका नाम होता है रिबाउंड साइकिल और सब कुछ रिवर्स होने लगता है। उस लड़के के कपड़े और उस बंदे का सर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। और जागन कहता है कि इस लड़की के उठने के बाद इसे ऐसा लगेगा जैसे इसने कोई सपना देखा। पर लेकिन जागन की नजर उस लड़की के लॉकेट पर जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये लड़की चर्च से है। चर्च जो कि सभी सॉर्सरर का दुश्मन है। पर लेकिन जागन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर जागन अपने एक स्पेल का यूज करके उस लड़की को टाउन के पास टेलीपोर्ट करने के लिए सोचता है। पर लेकिन तभी वो देखता है कि कोई उसके स्पेल के साथ छेड़खानी कर रहा है और वो पीछे मुड़ के कहता है कि बारबाडोस तुम्हें मेरे स्पेल के साथ ऐसी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और तभी हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो जागन से कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। जिस पर जागन कहता है कि मैं बस उन लोगों को सबक सिखा रहा था जो मेरे यार्ड में शोर शराबा कर रहे थे। जिस पर बारबाडोस कहता है कि हम सॉर्सरर हैं और हमारी ताकत को बढ़ाना ही बस मायने रखता है, ना कि दूसरों की जिंदगी। और वैसे भी हम इन्हीं लोगों को मारकर अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। और बारबाडोस उस लड़की को देखकर कहता है कि इसके अंदर तो काफी ज्यादा माना है, क्या तुम इसे सेक्रीफाइस करने वाले हो। जिस पर जागन कहता है कि किसी को मारकर अपनी ताकत को बढ़ाना मेरे हिसाब से एक बेवकूफी है। और जागन उस लड़की को वहाँ से टेलीपोर्ट कर वहाँ से जाने लगता है ये बोलते हुए कि मैं अभी सोने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ काम है तो बाद में आना। जिस पर बारबाडोस कहता है कि तुम जागने के लिए अपने स्पेल का भी यूज कर सकते हो। जिस पर जागन कहता है हाँ बिल्कुल, उसी का इस्तेमाल करके तुम्हारी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ चुके हैं। बारबाडोस कहता है कि हमें हमारे शरीर का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए जिससे हम काफी समय तक जिंदा रह सकते हैं। पर लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। और बारबाडोस कहता है कि आर्क डीमन में से मार्कोस मारा जा चुका है। और ये सुनकर जागन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। और फिर हमें आर्क डीमन के बारे में बताया जाता है। ये टाइटल उन्हें मिलता है जिसके अंदर काफी ज्यादा माना होता है और वो लो रैंक सॉर्सरर को भी ऑर्डर दे सकते हैं। उनके पास ये अथॉरिटी आ जाती है और 13 आर्क डीमन में से सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला बंदा कल ही निपट चुका है। अब बारबाडोस कहता है क्या तुम्हें और भी कुछ जानना है। पर लेकिन रुको, तुम तो सोने जा रहे थे ना। जिस पर जागन कहता है तुझे बताना है तो बता, पर लेकिन मेरा दिमाग खराब मत कर। बारबाडोस बताता है कि आर्क डीमन मार्कोस की संपत्ति में जो भी था उसे ऑप्शन के थ्रू आज बेचा जाने वाला है। अब हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑप्शन होने वाला है। वहाँ पर बारबाडोस और सागन साथ में जा रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि बारबाडोस सागन के पास उधार मांगने के लिए आया होता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं। सागन कहता है कि तुम किसी और से उधार क्यों नहीं मांग सकते हो। जिस पर वो कहता है नहीं, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई भी उधार नहीं देगा। बारबाडोस कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें सुंदर सुंदर लड़कियां सेट करके दे सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि सागन को लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर लेकिन उसे लगता है कि लड़कियां सिर्फ मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। पर लेकिन सागन नोटिस करता है कि गार्ड्स कुछ ज्यादा ही चौकन्ने हैं। जिस पर बारबाडोस बताता है कि कुछ बेवकूफ लोग लड़कियों को उठाकर उनके ऊपर सॉर्सरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लगता है कि वो लोग किसी रिचुअल को परफॉर्म करना चाहते हैं। और ये सुनकर सागन सोचता है लगता है वो किसी पावरफुल चीज को समन कर रहे हैं जैसे कि कोई डीमन। पर लेकिन वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और बारबाडोस सागन से पूछता है कहीं तुम तो ये किडनैपिंग नहीं करवा रहे हो। सागन कहता है ये सब बेवकूफी है। जिस पर बारबाडोस कहता है हाँ बिल्कुल, वैसे भी तुम्हारे इतने दोस्त नहीं कि तुम्हें वो बचा सके। जिस पर सागन कहता है कि मुझे कभी उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके बाद वो दोनों नीलामी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हजारों की संख्या
संख्या में लोग आए हुए थे। वहाँ पर काफी ज्यादा चीजों की नीलामी हो रही थी और काफी ज्यादा पावरफुल लोग भी वहाँ पर आए हुए थे, जैसे कि किमेरिस द ब्लैक ब्लेड, ग्रिमोरी द एन्चेंट्रेस और वेलवोल द अवेरिजन। और ये टाइटल सोर्सरेर जितना ही पावरफुल है और ये लोग कैंडिडेट बन चुके हैं आर्क डीमन बनने के लिए। और दूसरी तरफ ग्रिमेरिस ग्रिमेरी को पूछती है कि आखिर ये बिखरे बालों वाला आदमी है कौन। ग्रिमेरिस बताता है कि ये बारबाडोस द गिलमेट्री है और जो उसके बाजू में है उसका नाम है सागन। ये काफी ज्यादा जवान है पर लेकिन इसके पास कोई भी टाइटल नहीं है, पर लेकिन फिर भी आर्क डीमन के कैंडिडेट में उसका भी नाम आता है। और उस ऑप्शन की आखिरी चीज सभी के सामने लाई जाती है और ये चीज आर्क डीमन मार्कोथियस की खुद की जागीर है। इनके बीच एक डील हुई थी पर लेकिन मार्कोथियस के मरने के बाद वो डील टूट चुकी है, इसलिए अब हम इसका एक नया मालिक खोज रहे हैं। और ये नॉर्डन होली लैंड की लेजेंडरी रेस की एक मेंबर होती है जो कि एक एल्फ है। और जागन उस एल्फ को देखता ही रह जाता है और वो ऑप्शन वाला बोलता है कि आप सब जानते ही होंगे कि एल्फ भगवान के कितने ज्यादा करीब होते हैं और ये तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है और जो उसकी मैजिकल प्रॉपर्टी है वो इसे और भी ज्यादा कीमती बना देती है और आप इस एल्फ का इस्तेमाल किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो हम इसकी बोली की शुरुआत करते हैं 10,000 गोल्ड कॉइन से। और तभी एक आवाज आती है कि 1 मिलियन और ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये और कोई नहीं जागन होता है। तभी बारबाडोस कहता है कि मैं मानता हूँ ये लड़की एक एल्फ है पर लेकिन इसके लिए इतनी रकम देना ठीक नहीं होगा। पर लेकिन पहली नजर में इस जागन को इस लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसकी मदद करना चाहता है, उसको मुस्कुराते हुए देखना चाहता है और उसे छूना चाहता है। बारबाडोस पूछता है आखिर तू इस लड़की का करेगा क्या, जिस पे जागन ऐसे एक्सप्रेशन देता है जिसको देखकर तो बारबाडोस भी डर जाता है और जागन उड़ते हुए उस लड़की के पास चला जाता है और वो सोचने लगता है आखिर मैं इससे क्या बात करूं, इसकी आंखों में कोई चमक नहीं दिख रही। पर लेकिन तभी वो उसके गले में उस जंजीर को देखता है और पूछता है आखिर ये क्या है। और ऑप्शन वाला बंदा बताता है कि ये कॉलर उसके माना को काबू में रखता है जिससे वो कहीं भाग नहीं सकती है और हम में से इसे हटाना कोई भी नहीं जानता है। जागन पूछता है आखिर ये होश में तो है ना, जिस पर वो बंदा बताता है ये हमेशा ऐसी ही रहती है और इसके ऊपर मामूली सॉर्सरी का कोई भी असर नहीं होता है। और जागन मन में सोचता है कि मैं इससे बात करना चाहता हूँ और वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता हूँ इसकी आवाज सुनने के लिए। और उसके इस एक्सप्रेशन को देखकर वो बंदा और काफी ज्यादा लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको तो यही लगेगा ये बंदा कुछ गलत करना चाहता है। अब सभी लोगों के एक्सप्रेशन को देखकर जागन सोचने लगता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जागन उस एल्फ को अपने महल में लेकर आ चुका था और गैस ये वही सीन है जो हमें शुरू में दिखाया गया था और जागन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की से क्या बात करे। जागन सोचता है क्या मैं इससे कहूँ कि आसमान कितना साफ है, पर लेकिन रुको बाहर तो बिजली कड़क रही है, क्या मैं इससे कैसल के बारे में बात करूं, पर लेकिन नहीं ये तो काफी ज्यादा डरावना है ना। और वो सोच ही रहा होता है पर लेकिन तभी वो एल्फ कहती है मास्टर क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ। जागन उसकी ये मीठी आवाज पहली बार सुन रहा होता है और वो बोलता है कहो क्या बात है। पर जागन अपने मन में सोच रहा होता है मैं इतना रूड क्यों हो रहा हूँ। और तभी वो एल्फ कहती है कि मास्टर मैं किस तरह मरने वाली हूँ। और ये सुनकर जागन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। जिस पर वो एल्फ कहती है क्या आप मुझे मौत से भी ज्यादा बदतर सजा देने वाले हैं, क्योंकि उस महल के अंदर काफी ज्यादा सामान रखा हुआ था जो कि सजा देने में काम आता है। और ये देखकर जागन सोचता है कि ये सब मेरा नहीं है, इस महल के पुराने मालिक का है। अब फालतू में कौन सफाई करे इसलिए मैंने इसे फेंका नहीं और इधर ही रहने दिया। अब जागन कहता है कि तुम मुझे देखकर बता सकती हो कि मैं एक सॉर्सरर हूँ, पर लेकिन मुझे दूसरों को सताने या परेशान करने में मजा नहीं आता है। इसके अलावा वो उस एल्फ से और कुछ भी नहीं कह पाता है क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उससे कैसे बात करे। बेचारा उससे उसका नाम भी नहीं पूछ पा रहा होता है। पर लेकिन तभी वो एल्फ उसको अपना नाम बताती है जो है नेफेलिया। और ये सुनकर जागन अपने मन में सोचता है कितना ज्यादा प्यारा नाम है और वो उससे उसके फैमिली नेम के बारे में पूछता है, जिस पर नेफेलिया बताती है कि उसका कोई भी फैमिली नेम नहीं है, अगर वो चाहे तो वो उसको नेफी बुला सकते हैं। जागन अपने मन में बोलता है कि इसका निकनेम कितना ज्यादा प्यारा है और वो उससे पूछता है कि एल्फ में फैमिली का नाम ना होना क्या कोई आम बात है। नेफेलिया बोलती है नहीं मैं एक कर्स चाइल्ड हूँ और वैसे आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। अब इससे पहले कि सागन कुछ बोल पाता नेफेलिया बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए मैं एक वर्जन हूँ। और सागन शर्मा जाता है और कहता है आखिर तुम ये सब क्या बोल रही हो। जिस पर नेफेलिया कहती है मुझे लगा कि आप एक सब्जेक्ट के रूप में मेरी वैल्यू देख रहे हैं ताकि आप मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर पाओ। जिस पर सागन बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला हूँ। जिस पर नेफेलिया बोलती है तो आपने मुझे क्यों खरीदा। उन दोनों के बीच साइलेंस हो जाता है और सागन कहता है कि तुम्हें ये जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर लेकिन हम तो जानते हैं कि सागन को ये पसंद है इसलिए इसने इसे खरीदा है। सागन अपने मन में सोचता है कि अब हम दोनों साथ में रहने वाले हैं तो इससे मुझे देखने का नजरिया बदलना होगा। पर लेकिन एक मिनट क्या मैं इस प्यारी लड़की के साथ एक साथ रहने वाला हूँ, मुझे खुद पर काबू रखना होगा। इसके बाद सागन नेफिलिया के पास जाकर कहता है कि नेफी अब मैं तुम्हें एक कमरा देने वाला हूँ, तुम अपनी मर्जी से कोई भी कमरा चुन सकती हो। जिस पर नेफी बोलती है क्या आप मुझे कमरा चुनने के लिए दे रहे हैं, क्या मैं उसके अंदर मरने वाली हूँ। जिस पर सागन कहता है कि मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ मैं तुम्हें नहीं मारने
मारने वाला हूँ। जिस पर नेफी बोलती है अगर आप मुझे नहीं मारने वाले हो तो आपने मुझे क्यों खरीदा। और उसकी ये बात सुनकर जागन कहता है अरे हाँ, इसको पकड़कर गुलाम बनने के लिए बेच दिया गया और इसे कहा जाता होगा कि तुम बस एक चीज हो जिसे कोई भी खरीद के एक्सपेरिमेंट कर सकता है। मुझे नहीं पता कि कर्स चाइल्ड वाला आखिर मामला क्या है, पर लेकिन इसे देखकर नहीं लगता कि इसके पास लौटने के लिए कोई घर है। शायद ये भी मेरी तरह है, ना ही मेरे पास घर था ना ही माता पिता। जितना कि मुझे याद है मैं शुरुआत से ही कचरे में जीता आया हूँ और तब से लोग मुझे जागन कहने लगे। और जागन नेफिलिया को कहता है मैंने तुम्हें इसलिए खरीदा है क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम आज से मेरे लिए जिंदा रहोगी। जो सुनकर नेफिलिया हैरान होती है और कहती है ठीक है। तो गाइस इस एनिमे का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कर देना, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस एनिमे के लास्ट में हमने देखा था कि जेगन नेफिलिया को उसका कमरा दिखाने के लिए उसे ले जाने लगता है। जेगन नेफिलिया से पूछता है क्या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, जिस पर नेफिलिया बोलती है नहीं, आप चाहे तो मुझे फांसी पर लटका सकते हैं। जेगन नेफिलिया को बोलता है कि अब तुम जबरदस्ती क्यों मारना चाहती हो, और वैसे भी मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ। वो लोग सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं पर लेकिन तभी नेफी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी जेगन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जरा देख कर चलो, और वो उसे कमरे की तरफ ले जाने लगता है। पर लेकिन वो देखता है कि उसने अभी तक नेफी का हाथ पकड़ा हुआ है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। पर लेकिन वो जैसे तैसे उसे ऊपर वाले कमरे तक ले जाता है। तो जेगन नेफी से कहता है कि मैंने अभी तक इस कमरे का इस्तेमाल नहीं किया तो शायद ये छोटा हो सकता है, पर लेकिन ये कमरा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और ये देखकर जेगन दरवाजे को तुरंत ही बंद कर देता है। और ये देखकर नेफी जेगन से कहती है अगर आप चाहे तो मेरी गर्दन काट सकते हैं मास्टर। पर लेकिन तभी जेगन कहता है कि ये तो बस मैंने अपने दुश्मनों के लिए जाल बिछा के रखे होते हैं। और यहाँ पर जेगन झूठ बोल रहा होता है क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ पर क्या कहे। इसके बाद जेगन अपने एक स्पेल का इस्तेमाल करता है और उस कमरे के अंदर एक धमाका करता है जिससे अंदर रखी हर एक चीज गायब हो जाती है। जेगन सोचता है कि अब इसे डरने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन नेफिलिया जेगन की इतनी ज्यादा ताकत को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और जेगन सोचता है कि उसने बारबाडोस के अलावा जिंदगी में किसी से बात नहीं की है। पर लेकिन तभी नेफिलिया बालकनी में जाती है और चांद तारों को देखने लगती है और चांद की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, जिसे देखकर जेगन भी अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है शायद हम इस तक नहीं पहुंच सकते हैं। और नेफिलिया चांद को देखकर जेगन से कहती है क्या मैं इस कमरे में रह सकती हूँ, जिस पर जेगन बोलता है अगर तुम्हें ये कमरा पसंद है तो तुम इसमें रह सकती हो। नेफिलिया जेगन का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि जेगन ने उसके लिए ये कमरा चुना। जेगन नेफिलिया की तरफ देखने लगता है जिस पर नेफिलिया बोलती है कि क्या हुआ, जिस पर जेगन बोलता है कि बहुत दिनों बाद किसी ने मेरा शुक्रिया अदा किया है, जिस पर नेफिलिया बोलती है मैंने भी बहुत दिनों बाद किसी को शुक्रिया कहा है। और इसी तरह इन दोनों के नए सफर की शुरुआत होती है। और अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जेगन पूरी रात नहीं सोया क्योंकि उसके बगल में ही नेफिलिया सो रही होती है। और इसकी वजह ये है जो कमरा नेफिलिया को पसंद आया उसकी हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए जेगन ने उसको इधर ही सुला दिया और वो भी उसी के पास रुका रहा। पर लेकिन नेफिलिया के इतने पास होने की वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाया और इसी वजह से जेगन को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही होती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नेफिलिया उठ चुकी है और वो देखती है जो कपड़ा उसने उड़ा हुआ है वो जेगन का है, इसलिए वो उसे अच्छे से रखने लगती है। और तभी वहाँ पर जेगन आ जाता है और जेगन को देखकर नेफिलिया उसे गुड मॉर्निंग कहती है। पर लेकिन जेगन को नहीं पता है कि जब सामने वाला आपसे गुड मॉर्निंग कहे तो उसे क्या कहना है। जेगन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उससे क्या कहे, इसलिए वो कहता है कि मैं नाश्ता लेकर आया हूँ। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो बात भी करना नहीं आता है। और फिर वो दोनों नाश्ता करने लगते हैं। पर लेकिन जेगन का मूड थोड़ा ऑफ रहता है और तभी नेफिलिया जेगन को कहती है कि मास्टर जो मैं खा रही हूँ वही आप भी खा रहे हैं, जिस पर जेगन कहता है हाँ बिल्कुल, इसमें क्या हुआ। और वो कहती है कि मैं गुलाम हूँ और गुलामों को ऐसा ही खाना दिया जाता है। जेगन ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है पर लेकिन वो उसकी शक्ल को देखकर कहता है ये मुझे गुस्सा तो नहीं लग रही है। जेगन अपने मन में सोचता है कि इसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सोच रही है कि इस बंदे का कुछ तो करना होगा वरना ये ऐसे ही मारा जाएगा। और जेगन उस खाने को देखते हुए बोलता है ये खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। पर जेगन सोचता है मैं हमेशा से यही खाता आ रहा हूँ, पता नहीं नॉर्मल लोग क्या खाते होंगे। और उसकी ये बात सुनकर नेफिलिया कहती है अगर आप बुरा ना माने तो मैं खाना बना सकती हूँ। और उसकी बात सुनकर जेगन हैरानी से पूछता है क्या तुम सच में खाना बना सकती हो, जिस पर नेफिलिया बोलती है हाँ बिल्कुल। और ये सब सुनकर जेगन अपने मन में सोचता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ अब मुझे उसके हाथों का खाना खाने के लिए मिलेगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और उसके बाद से जेगन अपने अगले काम के लिए तैयार हो जाता है, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और अगले सीन में एक बग्गी वाला कहता है अगर तुम दोनों को राइड चाहिए तो 3 पीतल के सिक्के लगेंगे। पर लेकिन यहाँ पर जेगन के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है क्योंकि उसने 1 मिलियन गोल्ड कॉइन में नेफिलिया को खरीद लिया था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अब चल के जाएंगे। और इसके बाद वो दोनों चलते हुए टाउन की ओर जाने लगते हैं। और यहाँ पर जेगन सोचता है कि उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तो वो शॉपिंग कैसे करेगा। और यहाँ पर जेगन सोचता है उसे शायद महल में रखे सारे फालतू सामान को बेच देना चाहिए, पर लेकिन वो उसे लेकर कैसे जाएगा, या तो फिर उसे उस बग्गी वाले को लूट लेना चाहिए था। और वो नेफिलिया की तरफ देखकर सोचता है अगर वो एक गलत काम करेगा तो नेफिलिया उसके बारे में क्या सोचेगी, या तो फिर उसे उस महल को बेचकर नेफिलिया के साथ एक होटल खरीद लेना चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा होता है पर लेकिन तभी उसे कहीं से चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं ये वही बग्गी वाला बंदा होता है जिसके ऊपर कुछ
कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया होता है और वो लुटेरे उनका सामान लूटने लगते हैं। जेगन ये सब कुछ देख ही रहा होता है, पर लेकिन तभी वो देखता है कि नेफी थोड़ी उदास लग रही है और जेगन सोचने लगता है शायद नेफी को भी इसी तरह किडनैप किया होगा। और उसके बाद जेगन अपने स्पेल का इस्तेमाल कर एक बंदे के ऊपर बिजली गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और ये देखकर नेफी भी हैरान हो जाती है और उन लोगों को पता चल जाता है ये कोई आम बंदा नहीं बल्कि एक सॉर्सरर है और वो लोग उसके ऊपर साथ में मिलकर हमला करने का डिसाइड करते हैं। और यहाँ पर जेगन नेफी को पीछे हटने के अलावा और कुछ भी नहीं कहता है और तभी एक टकला डाकू उसके ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन जेगन उसके हथियार को अपने हाथ से ही पकड़कर तोड़ देता है और उसके ऊपर अपनी एक उंगली से हमला करता है। पर लेकिन ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो उससे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और एक दूसरे डाकू से जाकर टकरा जाता है। और ये सब देखकर वो लोग किसी एक दूसरे बंदे को बुला देते हैं और तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो कहता है कि एक सॉर्सरर दूसरे बंदों की मदद कर रहा है। वो बंदा जेगन से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वो बंदा एक स्पेल कास्ट करने लगता है जिससे चारों ओर आग की लपटें निकलने लगती है, पर लेकिन जेगन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो अपने खाली एक ही उंगली से उसके स्पेल को तोड़ देता है, पर लेकिन वो बंदा अपने स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, पर लेकिन वो देखता है कि उसका स्पेल एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। और इसकी वजह यह है कि जागन ने इस स्पेल के कंट्रोल को उस बंदे से हटा दिया है। अब ये स्पेल जागन के कंट्रोल में है और जागन इस स्पेल का इस्तेमाल उस बंदे के ऊपर करता है जिससे उसके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक बिजली गिरती है और उसका काम तमाम हो जाता है। और जब दूसरे लुटेरे जागन की तरफ देखते हैं तब उन्हें उसके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा फील होने लगता है, जिसे देख के वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और जागन नेफी की तरफ देख के एक स्माइल करता है, पर लेकिन वो देखता है कि नेफी अभी भी डरी हुई है और वो ये देखकर अपने मन में सोचता है कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। और वो कहता है नेफी तुमने देखा ना ये डाकू कितने ज्यादा कमजोर थे, इसलिए तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। नेफी कहती है क्या सच में मास्टर, पर लेकिन नेफी के साथ और भी लोगों को इस बात के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होता है, पर लेकिन वो लोग जेगन का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। और ये सभी वही लोग हैं जो बगी के अंदर बैठे होते हैं। तभी हॉर्स राइडर आता है और जेगन से कहता है मास्टर क्या आप हमारे साथ शहर तक चल सकते हैं हमारे प्रोटेक्टर बन के, इसके बदले मैं आपको पैसे भी दूंगा। तो जागन उसकी बात मान जाता है और वो पैसों की पोटली ले लेता है और वो देखता है कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पैसे होते हैं और वो अपने मन में सोचने लगता है क्या पैसे कमाना सच में इतना ज्यादा आसान होता है, अगर मैं लोगों की मदद करूँ तो इसके बदले मुझे पैसा मिल सकता है। पर लेकिन जागन सोचता है कि लोग तो दूसरों की मदद लेते हैं हम जैसे सॉर्सरर से बचने के लिए। और जेगन इसके अलावा ये भी सोचता है कि आज से पहले उसका इस तरह शुक्रिया अदा किसी ने नहीं किया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग नेफी को कह रहे होते हैं कि तुम्हारे मास्टर सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और अब जेगन और नेफी बगी में बैठ जाते हैं और शहर की तरफ जाने लगते हैं। नेफी जेगन से पूछती है कि मास्टर आपने इन लोगों की जान आखिर क्यों बचाई, जिस पर जेगन कहता है मैं तो तुम्हें बस ये दिखाना चाहता था कि तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जेगन अपने मन में सोचता है अगर मैं यहाँ पे कुछ प्यारी बातें करूँ तो शायद ये मुझे पसंद करने लगेगी। और जेगन अब कहता है कि मैंने तो बस कुछ कीड़े मकोड़ों को उनको उनकी औकात दिखा दी। और ये सुनकर नेफी उसी की तरफ देख रही होती है और जागन अपने मन में सोचने लगता है मेरे मुंह से हमेशा ऐसी चीज क्यों निकल जाती है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो लोग टाउन में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जेगन अपने मन में सोचने लगता है ऐसी क्या चीज है जो एक लड़की को रोज के कामों के लिए चाहिए हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और जागन नेफी से कह देता है नेफी जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले सकती हो, जिस पर नेफी कहती है आप जो मुझे देंगे वो मैं ले लूंगी मास्टर। और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जेगन देखता है कि नेफी धीरे धीरे चल रही है और तभी उसको एक कपड़ों की दुकान दिखती है और हम उस दुकान के अंदर एक पंखों वाली लड़की को देखते हैं जो जेगन को देख के कहती है मैं आपको किस तरह के कपड़े दिखा सकती हूँ। और जेगन उसको देखकर समझ जाता है ये लड़की उससे डर चुकी है और जेगन कहता है कि मुझे इस लड़की के लिए कपड़े चाहिए। और नेफी की इतनी खूबसूरती को देखकर मैनुएला उसी में खो जाती है, पर लेकिन जब वो उसके गले में उस कॉलर को देखती है तो वो बहुत उदास भी हो जाती है और मैनुएला नेफी को अपने साथ ले जाती है। और जेगन अपने मन में सोच रहा होता है कि वो कॉलर बहुत ही ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है और हमें पता है कि इस कॉलर से नेफी की पावर्स को कंट्रोल में किया जा सकता है और इस कॉलर के बिना नेफी कहीं भी भाग सकती है। और तभी मैनुएला नेफी को लेकर बाहर आ जाती है और जेगन जब नेफी की तरफ देखता है तो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है क्योंकि नेफी ने एकदम ना के बराबर कपड़े पहने होते हैं, पर लेकिन ये कपड़े मैनुएला को बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। जागन मैनुएला से कहता है आखिर तुमने इसको इस प्रकार के कपड़े क्यों पहना है, जिस पर वो कहती है कि मुझे लगा आपको इस प्रकार के कपड़े पसंद होंगे। पर लेकिन यहाँ तो जेगन नेफी से नजरें भी नहीं मिला पा रहा होता है और जब वो उसकी तरफ देखता है तो नेफी कहती है मास्टर मुझे इस तरह से मत देखो। और नेफी को भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है तो जेगन मैनुएला से कहता है कि तुम इसे नॉर्मल से कपड़े पहनाओ। तो मैनुएला नेफी को अपने साथ ले जाती है कपड़े चेंज करने के लिए और इसके बाद वो उसको एक नॉर्मल सी मेड आउटफिट पहना के लेकर आती है। और यहाँ पर नेफी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है और जो उसने शूज पहने वो एक मैजिक शूज है जिससे वो काम करते वक्त जल्दी नहीं थकेगी। जेगन नेफी से पूछता है कि तुम्हें ये कैसा लगा, जिस पर नेफी बोलती है अगर आपको ये पसंद है तो मैं इसे रख लूंगी, जिस पर जेगन बोलता है कि अगर तुमने इसको जल्दी
सही से नहीं चुना तो वो तुम्हें वापस से वैसे कपड़े पहना देगी। और ये सुनकर नेफी जेगन से कहती है कि मुझे यही कपड़े पसंद है मास्टर। और वो लोग शॉपिंग करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। पर लेकिन मैनुएला नेफी का हाथ पकड़ कर उससे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा किस्मत वाली हो कि तुम्हें ऐसे मास्टर मिले हैं, ये तुम्हारी परवाह करते हैं। जिस पर नेफी सोचती है क्या ये मेरी परवाह करते हैं। और उसके बाद जेगन नेफी को एक दूसरी दुकान में लेकर जाता है और वो उस बंदे से पूछता है क्या तुम इस कॉलर को हटा सकते हो। और ये बात सुनकर नेफी भी थोड़ी हैरान हो जाती है। जेगन कहता है कि जब तक तुम इस कॉलर को पहने रहोगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम आर्क डीमन की अमानत हो, इसलिए तुम्हें इसे पहनने की कोई भी जरूरत नहीं है। और नेफी यहाँ पर शर्माते हुए ठीक है मास्टर कहती है। बस जेगन अपने मन में सोच रहा होता है मैंने इससे इस तरह बात की जैसे ये कोई चीज हो। और तभी वो दुकानदार कहता है कि हम जैसे मामूली लोग इस कॉलर को नहीं खोल सकते और मैं आपको बता दूं ये कॉलर फंसा हुआ है, अगर इसे जबरदस्ती खोला जाए तो इससे लड़के की जान भी जा सकती है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप इसको इसकी ओरिजिनल चाबी से ही खोलिए। और जहाँ तक जेगन को याद है कि ऑप्शन वालों के पास भी इसकी कोई भी चाबी नहीं थी, शायद वो आर्कडिमन मार्कोसियस के महल में हो। इसके बाद जेगन उस दुकानदार को कुछ पैसे देता है पर लेकिन वो दुकानदार पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसने तो कुछ काम किया ही नहीं। और वैसे भी आज से 1 साल पहले जब इसकी और इसकी बेटे के ऊपर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था तो जेगन ने इन लोगों की जान बचाई थी, पर लेकिन ये लोग जेगन से डर के उस समय भाग गए थे, इसलिए वो उससे माफी मांगता है। पर लेकिन जेगन कहता है कि तुम्हें मेरा आभारी रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने तुम्हारी जान कब बचाई। पर लेकिन वो डॉर्फ कहता है कि मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, आपने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई है। और यहाँ पर जेगन का दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि आज वो जिससे भी मिल रहा है वो उसको शुक्रिया अदा कर रहा है या फिर उसका आभारी मान रहा है। और जेगन को ऐसा लगता है कि ये सब नेफी की मदद से हो रहा है क्योंकि वो उसके साथ है। और दूसरी तरफ वो डॉर्फ कहता है कि ये पहले से बहुत ही ज्यादा बदल गए हैं। और हम देखते हैं कि जेगन और नेफी सब्जियां खरीद रहे होते हैं जिसमें शाम हो जाती है तो जेगन अपने मन में सोचता है कि अब मुझे घर पर जाकर नेफी से काम नहीं करवाना चाहिए, मतलब कि खाना नहीं बनवाना चाहिए। इसलिए वो दोनों एक होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं और नेफी जेगन से पूछती है मास्टर क्या आप सच में इस कॉलर को हटाना चाहते हैं। और वो कहती है कि आपको नहीं लगता अगर ये कॉलर ना हो तो मैं कहीं भी भाग सकती हूँ। जिस पर जेगन सोचता है हाँ ऐसा ही होगा, आखिर वो मेरे साथ क्यों ही रुकना चाहेगी, पर लेकिन अगर उसकी मर्जी जाने की है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। तो गाइस ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस एनिमे के लास्ट में नेफिलिया जेगन से कहती है आपको नहीं लगता अगर आपने इस कॉलर को खोल दिया तो मैं कहीं भी भाग सकती हूँ मास्टर। जिस पर जेगन कहता है वैसे भी मैं अभी इस कॉलर को नहीं हटाने वाला हूँ, इसमें थोड़ा समय लगने वाला है। तो ये सुनकर नेफिलिया खुश होती है और अपनी प्लेट को घूमने लगती है क्योंकि उसने कभी कांटे चम्मच से खाना नहीं खाया होता है। तो नेफी कांटे वाले चम्मच से उस खाने को खाने की कोशिश करती है पर लेकिन उससे नहीं खा पाती है, इसलिए वो नॉर्मल चम्मच का यूज करके उस डिश को खाती है। और उसी की तरह जेगन भी उस चम्मच का यूज नहीं कर पा रहा होता है तो नेफी उसको अपने हाथों से खाना खिलाती है। और ये देखकर जेगन बहुत ज्यादा शर्माने लगता है पर लेकिन फिर भी वो खा लेता है। और फिर जेगन अपने हाथों से नेफी को खिलाता है और ये देखकर नेफी बहुत ज्यादा शर्माने लगती है पर खा लेती है। और जब वो दोनों पीछे देखते हैं तो सभी लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं, इसलिए वो दोनों जल्दी से खाना खत्म करके घर की तरफ निकल जाते हैं। और हम दूसरी तरफ चर्च का सीन देखते हैं जहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जो हमें एनिमे के शुरुआत में दिखाई गई थी, जिसका नाम चेस्टल होता है। और वो ये सोच के हैरान हो रही थी कि उसकी जान एक सॉर्सरर ने बचाई थी और ये सॉर्सरर और कोई नहीं जेगन होता है। और तभी वहाँ पे बिशप आ जाते हैं जेस्टल से मिलने के लिए और जेस्टल उनसे माफी मांगने लगती है क्योंकि उसने 4 होली लाइट्स को वहाँ पर गवा दिया था। पर बिशप उसे माफी मांगने से मना करता है क्योंकि उसने उनकी मौत का बदला ले लिया था। और वो बताते हैं कि लड़कियों की जितनी भी किडनैपिंग हो रही है उसके पीछे जेगन का हाथ है क्योंकि उनके मुताबिक जितने भी सॉर्सरर है वो सारे इविल है। तो चेस्टल डिसाइड करती है कि वो इस केस के एंड तक जाएगी और रियल क्रिमिनल को ढूंढ के निकालेगी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जेगन एक बुरा सपना देख रहा होता है पर लेकिन नेफी सही समय पे आगे उसे जगा देती है। और जब वो डाइनिंग रूम में जाता है तो ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि डाइनिंग रूम पहले ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है। और नेफी ने जेगन के लिए ब्रेड भी बनाया होता है और ये देख कर जेगन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुमने खाना खाया या नहीं, जिस पर नेफी उसे मना कर देती है क्योंकि उसने सिर्फ जेगन के लिए ही खाना बनाया होता है। तो जेगन डिसाइड करता है कि वो अपने खाने में से आधा उसे खिला देगा, पर लेकिन उनके पास एक एक्स्ट्रा चेयर नहीं होती है, इसलिए जेगन नेफी को अपनी गोद में बैठने के लिए कह देता है। और ये देख के नेफी बहुत ज्यादा शर्माने लगती है पर लेकिन जेगन उसका मास्टर होता है इसलिए उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसकी गोद में बैठ जाती है। और जेगन उसको अपने हाथों से ब्रेड खिलाता है और ये देखकर नेफी भी उसको अपने हाथों से खाना खिलाती है और इन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और हम जेगन को देखते हैं जो अपनी लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा होता है पर लेकिन तभी वहाँ पर नेफी आती है और वो उससे पूछती है कि मास्टर आप क्या पढ़ रहे हो। तो जेगन कहता है कि वो सॉर्सरी पढ़ रहा है और नेफी के ज्यादा पूछने पर वो उसको एक सर्कल बनाकर दिखाता है, जिस पर नेफी कहती है कि आप जो भी सर्कल ऐड कर रहे हो बाहर कर रहे हो, अंदर एक भी सर्कल ऐड नहीं कर रहे हो। जिस पर जेगन कहता है कि एक मैजिक सर्कल के अंदर सिंबल ऐड करना इम्पॉसिबल है, ऐसा करने के लिए हमें उसके अंदर एक और मैजिक सर्कल बनाना होगा और ऐसा करने से वो मैजिक सर्कल अच्छी तरह काम नहीं करेगा, या तो वो
ऑन ही नहीं होगा या फिर वो हमारे कंट्रोल से हट जाएगा। और किसी के पास अपने माना के ऊपर फुल कंट्रोल हो तो वो ऐसा कर सकता है, जिससे वो किसी के भी स्पेल को नलिफाई कर सकता है। और इसी के साथ वो दुनिया का सबसे खतरनाक सॉर्सरर होगा। पर लेकिन इतने हाई फाई मैजिक के ऊपर कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। और नेफी पूछती है कि आप इतनी ज्यादा ताकत का करोगे क्या, जिस पर जेगन बोलता है कि वो इन सब से सर्वाइव करना चाहता है। और वो उसको बताने लगता है कि वो जब छोटा था वो खाना चुरा कर खाता था बस सर्वाइव करने के लिए। और एक दिन जेगन एक सॉर्सरर के हाथों पकड़ा जाता है और वो सॉर्सरर बच्चों को सेक्रीफाइस करता था अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। पर लेकिन मैंने उस सॉर्सरर का मैजिक उसी के ऊपर अप्लाई कर दिया था और फिर मैं वहाँ से बच निकला। और तब से मुझे समझ आ गया मुझे इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ताकतवर बनना होगा। और ये सब कुछ सुनकर नेफी का मन होता है कि वो जेगन की तरह पावरफुल बने। और जेगन भी उससे ये कहने वाला होता है कि अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। पर लेकिन उससे पहले कुछ लोग जेगन की जगह पर घुस आते हैं और ये बात जेगन को पता चल जाती है। और वो नेफी को कहता है कि वो नाश्ता बना के रखे, जिस पर नेफी बोलती है कि उसे कितने लोगों का नाश्ता बनाना होगा, जिस पर जेगन कहता है बस उन दोनों के लिए, क्योंकि वो उन लोगों को भगा कर आ जाएगा। और हमें पता चलता है कि जेस्टल और उनके कुछ साथी होते हैं। पर लेकिन बैरियर होने की वजह से वो लोग अंदर नहीं घुस पा रहे होते हैं, इसलिए जेस्टल अपनी होली स्वॉर्ड से उस बैरियर को तोड़ देती है। पर लेकिन तभी उसके सामने जेगन आ जाता है और जेगन जेस्टल के हाथ में 12 होली स्वॉर्ड में से एक होली स्वॉर्ड को देखकर समझ जाता है कि इसी स्वॉर्ड से उसके बैरियर को तोड़ा गया होगा। और जेगन जेस्टल को देखकर याद करने लगता है कि कुछ समय पहले उसने इसकी जान बचाई थी दूसरे सॉर्सररों से। और जब जेगन पहला हमला करता है तो वो शील्ड वाला बंदा सामने आ जाता है और उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होता है। और ये देखकर जेगन अपने एक ही मुक्के से उसके साथ उसके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ देता है। और ये सब देख के एक दूसरा होली नाइट जेगन के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है। पर लेकिन जेगन अपनी हाथ से उसकी तलवार को काट देता है और कहने लगता है कि अगर उसने इन लोगों को मार दिया तो चर्चिन के ऊपर बस एक शहीद का टाइटल लगा देगी। पर वो चाहता है कि चर्च जाने की जेगन कितना ज्यादा पावरफुल है कि उसने 3 होली नाइट को बस आसानी से हरा दिया। पर लेकिन जेस्टिल समझ जाती है कि जेगन झूठ बोल रहा है। और दूसरी तरफ जेगन अपने मन में कह रहा होता है कि अगर उसने यहाँ पर लाशों के ढेर लगा दिए तो नेफी बहुत ही ज्यादा डर जाएगी। और यहाँ पर चेस्टल जेगन के ऊपर हमला कर देती है अपनी होली स्वॉर्ड को लेकर। और जेगन बचने के लिए एक एनर्जी शील्ड बचाता है, पर लेकिन चेस्टल उसे तोड़ देती है बड़ी आसानी से, इसलिए वो उसके हर अटैक से बचने लगता है। पर यहाँ पर जेस्टिल सोचने लगती है कि जेगन को ऐसा लगता है कि वो उसके लेवल का नहीं है, इसलिए वो उससे लड़ नहीं रहा है। और यहाँ पर जेगन किसी भी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता था। पर लेकिन यहाँ पर जेस्टिल गुस्से में आकर पूछती है कि आखिर तुमने सॉर्सरी का रास्ता क्यों चुना, जिस पर जेगन बोलता है कि यही सॉर्सरी कई लोगों की जीने की उम्मीद है, पर लेकिन अगर तुम ये हमसे छीना चाहती हो तो तुम भी हमारी जैसे ही हो। पर लेकिन जेस्टिल जेगन की किसी भी बात को नहीं सुनना चाहते थे, इसलिए वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर लेकिन जेगन अपने हाथों से ही उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। पर लेकिन उस होली स्वॉर्ड की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है जिससे जेगन का हाथ जल जाता है। और जेगन अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे किसी भी अटैक का इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। और तभी जेस्टिल उसके ऊपर हमला कर देती है, पर लेकिन जेगन उसकी तलवार को पकड़ लेता है। और यहाँ पर जेगन डिसाइड करता है कि वो जेस्टिल को मार देगा। पर लेकिन जेस्टिल तभी कहती है क्या तुम यहाँ पर मरने का नाटक कर सकते हो, अगर उसने भी जेस्टिल को मार दिया तो चर्च और भी ज्यादा खतरनाक लोगों को भेजेगी जेगन को मारने के लिए। और यहाँ पर जेस्टिल को याद आ जाता है कि जेगन ने एक बार उसकी जान बचाई थी एक सॉर्सरर से, और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है जेगन की जान बचाने के लिए। पर लेकिन जेगन को पता है अगर वो इस फाइट से दूर हट गया तो वो लोग नेफी के ऊपर पक्का हमला करेंगे। और इतना सब हल्ला सुनकर नेफी बाहर आ जाती है। पर लेकिन तभी एक होली नाइट उसके ऊपर अपने भाले से हमला कर देता है। पर लेकिन सही समय पर जेगन उसकी जान बचा लेता है। पर लेकिन इसके चक्कर में उसके हाथ में वो भाला घुस जाता है और बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। और अपने मास्टर की इस हालत को देखकर नेफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अपनी खतरनाक पावर का इस्तेमाल करके उस होली नाइट को जिंदा ही दफना देती है। पर लेकिन तभी जेगन बीच में आ जाता है और नेफिलिया को रोक लेता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो नेफी उस होली नाइट को मार देती। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो नेफी है उसने जेगन के हाथ की मरहम पट्टी कर दी होती है। और जेगन के पूछने पर नेफी बताती है कि जो उसकी पावर है वो एक मिस्टीरियस पावर है और ये पावर सॉर्सरी से बहुत ज्यादा अलग होती है। सॉर्सरी में हम अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, पर लेकिन जो ये मिस्टीरियस पावर है वो जन्म से ही मिली होती है। और इस पावर की वजह से ही नेफी के गाँव वाले उसे छापे समझते थे और उन लोगों ने नेफी को कैद भी कर लिया था। पर लेकिन एक दिन उनके गाँव के ऊपर कोई हमला कर देता है और वो सब लोग नेफी को उन सबकी जान बचाने के लिए कहते हैं। पर लेकिन नेफी ऐसा नहीं करती है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं और नेफी को भी वो लोग पकड़ के ले जाते हैं। और ये सब कुछ नेफी देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि जैसा गांव वालों ने उसके साथ किया अब उनके साथ भी वैसा ही हो रहा है। पर लेकिन उसे अब रियलाइज होता है कि उसने बहुत ही ज्यादा गलत किया, उसे अपने गाँव वालों को बचाना चाहिए था। पर लेकिन जेगन बोलता है आखिर तुमने इसमें क्या ही गलत किया, अगर तुम्हारी जगह मैं होता मैं हमलावरों के साथ उस पूरे गाँव को ही आग लगा देता। पर नेफी जेगन की बात को नहीं समझ रही होती है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो माफी के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, इसलिए वो कहती है मैं जीने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। और ये सब देख के जेगन कहता है कि तुम उदास मत हो, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है और जब से मैंने तुम्हारे हाथ का खाना खाया है तो मैं तुम्हारे बिना जिंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ये सब बातें सुनकर नेफी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और कुछ देर रोने के बाद वो जेगन से माफी मांगती है इस तरह रोने के लिए, जिस पर जेगन कहता है कि तुम माफी मत मांगो, पहली बार है कि तुमने मुझसे इतनी ज्यादा बात की हो। और नेफी उसके चोट के बारे में पूछती है, जिस पर जेगन भी महसूस करता है कि उसे अब दर्द नहीं हो रहा है। और जेगन अपनी पट्टी खोलकर देखता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और जेगन नेफी से पूछता है क्या ये तुमने किया, जिस पर नेफी
नेफी बोलती है हाँ। और यहाँ पर जेगन समझ जाता है कि ये नेफी की मिस्टीरियस पावर है। जब उसने उसे टच किया था तो वो पूरी तरह हील हो गया था। और हम दूसरे सीन में रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जेगन सो रहा होता है और तभी वहाँ पर नेफी आती है और वो उसे इन्वाइट करती है अपने साथ सोने के लिए। और नेफी की ये सब बात सुनकर जागन तो कुछ और ही सोचने लगता है, पर लेकिन पूरे कासल में एक ही बेड होने की वजह से जागन अपने सिंहासनी पे सोता रहता था और नेफी ये चाहती थी कि वो उसके साथ सो जिससे उसको आराम मिल सके। और यहाँ पर जेगन साफ साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये कुछ बेड से जुड़ी हुई है। और ये बात सुनकर नेफी जेगन को अपनी गोद में सर रखकर सोने के लिए कहती है। और यहाँ पर नेफी के बार बार कहने के बाद जेगन मान जाता है और जब वो उसकी गोद में अपना सर रखता है तो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। पर लेकिन वो पोजीशन जागन के लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थी और वो उससे पूछता है आखिर तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल क्यों आया। जिसके जवाब में नेफी कहती है कि ये मेरा सीक्रेट जानने के बावजूद आपने मुझे यहाँ पर रहने दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। जिस पर जेगन बोलता है तुम्हें इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है और वो उससे कहता है तुम्हें मुझसे सॉर्सरी सीखना है या फिर नहीं। नेफी की पावर को देखने के बाद जेगन समझ जाता है कि नेफी को अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं है। पर लेकिन यहाँ पर नेफी बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि वो सॉर्सरी सीखने के बाद वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सके। पर लेकिन नेफी इतना सीख जाएगी कि अपनी खुद की मदद कर सके। और नेफी कहती है मास्टर क्या आप सच में मेरी मदद कर सकते हैं। जिस पर जेगन कहता है हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर नेफी पूछते क्या आप मेरी जान बचा पाएंगे। जिस पर जेगन उसको सुबह की बात याद दिलाता है और यहाँ पर नेफी सॉर्सरी सीखने का डिसाइड करती है ताकि वो जेगन की मदद कर सके। और यहाँ पर जेगन कहता है आज से तुम मेरी अप्रेंटिस हो। और यहाँ पर नेफी अपने मन में सोचती है कि जब मैंने पहली बार अपने मास्टर को देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोगों की जान लेते हैं, पर लेकिन ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो कमजोरों की परवाह कर रहे हैं क्योंकि लड़ाई के दौरान वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। और यहाँ पर नेफी जेगन को गले लगाते हुए कहती है कि मास्टर आप बाहर से दिखाते हो कि आप बहुत ही बुरे इंसान हो, पर लेकिन आप अंदर से बहुत ही प्योर हार्टेड हो। क्योंकि नेफी के स्लेव होने के बावजूद कभी भी जेगन ने उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। और हम यहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर बारबाडोस जेगन से मिलने आया होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि जेगन ने बहुत सारे एंजेलिक नाइट को अकेले ही हरा दिया था। और बारबाडोस उन सभी को यहाँ पर देखने आया था क्योंकि उन सभी में से एक लड़के के पास होली शॉर्ट थी। और यहाँ पर बारबाडोस को ऐसा लग रहा था कि वो होली नाइट जेगन के लिए कोई भी खतरा नहीं है, पर लेकिन यहाँ पर जेगन बोलता है कि वो होली नाइट बहुत ज्यादा पावरफुल थे क्योंकि उन लोगों ने जेगन के काफी ज्यादा बैरियर को एक ही झटके में तोड़ दिया था। और तभी वहाँ पर नेफी आ जाती है बारबाडोस के लिए चाय लेके और बारबाडोस उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जेगन को कहता है आखिर तुमने अभी तक इसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज क्यों नहीं किया। और यहाँ पर जेगन बताता है कि नेफी उसकी अप्रेंटिस है, बहुत सारे सॉर्सरर ऐसे हैं जिन्हें जेगन अकेले नहीं हरा सकता है और उन्हें हराने में वो नेफी की मदद लेगा। और ये बात सुन के बारबाडोस को अच्छा लग रहा होता है कि जेगन उस सेल्फ का यूज कर रहा है, पर लेकिन यहाँ पर जेगन को अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि बारबाडोस उसकी बात का गलत ही मतलब निकाल रहा होता है। और यहाँ पर बारबाडोस को ऐसा लग रहा होता है कि जेगन पावरफुल बन रहा है ताकि वो आर्कडिमन बन सके, पर लेकिन यहाँ पर जेगन कहता है कि वो अपने लिए आर्कडिमन नहीं बनना चाहता है बल्कि वो तो नेफी के लिए आर्कडिमन बनना चाहता है ताकि वो उसके कॉलर को हटा सके और फिर नेफी को कोई भी हाथ ना लगा सके। पर लेकिन यहाँ पर जागन श्योर नहीं था कि वो आर्कडिमन बन सकता है क्योंकि जागन को सॉर्सरी सीखते हुए खाली 10 ही साल हुए हैं और उसके कंपैरिजन में बहुत सारे सॉर्सरर ऐसे भी है जो कई सौ सालों से सॉर्सरी सीख रहे हैं और उनके कंपैरिजन में जागन कुछ भी नहीं है क्योंकि उनकी नॉलेज और उनकी पावर जागन से कई गुना ज्यादा है। और यहाँ पर बारबाडोस चला जाता है क्योंकि उसे जिस चीज के बारे में पता लगाना था वो लगा लेता है। और हम देखते हैं कि जेगन नेफी को महल से बाहर लेके जा रहा है अपने साथ बैरियर ठीक करने के लिए क्योंकि जो बैरियर चेस्टल ने तोड़े थे वो उनको रिपेयर करना चाहता है और इस काम में वो नेफी को भी अपने साथ ले जाता है। तो हे गाइस ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल क्रेजी एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हो और मैं तुमको मिलता हूँ एक दूसरी वीडियो में।